ध्रुव और ओजस जब वापस चलकर रथ वाली जगह पर आए तो उन्होंने देखा कि यह जगह पहले से ही काफी बदली हुई थी। रथ के पास पहुंचने पर जब ध्रुव और ओजस उन कोकून्स को देख रहे थे तो अचानक से उन कोकून में से एक गैस बाहर आने लगी। ओजस को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह गैस इंसान को दिमागी तौर पर लकवा लगा देता है। इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है और फिर आपस में लड़कर या फिर दीवार से सर पटक पटक कर मर जाता है। ओजस ने तुरंत ही अपना मास्क निकाला और ध्रुव को भी मास्क दे दिया, मगर तब तक ध्रुव और ओजस की सांसों में थोड़ा बहुत गैस भर चुका था। इस कारण दोनों के पैर लड़खड़ाने लगे। मुश्किल से जमीन पर रेंगते रेंगते दोनों वहां उस रास्ते से आगे निकल गए जिस रास्ते के बारे में ओजस बात कर रहा था। कुछ देर तक दोनों जमीन पर खिसकते सरकते आगे बढ़ते रहे और जब सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई तो वो जमीन पर पड़े रहे। लेकिन जब उनकी आंख खुली तो वो दोनों एक अलग ही जगह पर थे। एक बड़ा सा कमरा था और वहां 12 गोल्डन पुतले खड़े थे। वो पुतले बेहतरीन थे। उनका रूप ऐसा था कि नजर उन पुतलों से हिले ही ना। ध्रुव तो उन पुतलों के साथ अपनी कंपैरिजन कर बैठा। वो पुतले होकर भी ध्रुव से बेहतर दिख रहे थे। इन पुतलों की भी एक कहानी थी। राजा यशोधन को एक दिन सपना आया। उस सपने में भूत प्रेत पिशाच सब एक होकर राजा यशोधन को परेशान करने लगे और राजा यशोधन से उनका मुकुट छीन लिया और राजा यशोधन को सिंहासन से हटाकर खुद शासक बन गए। जिस पल भूतों ने राज्य पर कब्जा किया, पूरा राज्य रंगहीन बन गया। हर जगह पर जैसे मातम छा गया। शादी का जोड़े पहने हुई दुल्हन की मेहंदी का रंग काला हो गया। हाथ का चूड़ा, मांग का सिंदूर, यहां तक कि लाल जोड़े ने काला रंग पकड़ लिया। जो लोग शादी में बैंड बाजा शहनाई बजा रहे थे वो छाती पीट पीट कर रोने लगे और सारे पिशाच यशोधन का मुंह काला करके उसे गधे पर बैठाकर चौराहे पर ले आए। चौराहे पर यशोधन का सर काटने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। तभी एक शरीर पर 2 प्राणियों के मुंह वाला जीव हाथ में नंगी तलवार लिए यशोधन की तरफ बढ़ा और जिस पल वो यशोधन का सर धड़ से अलग करने वाला था उसी पल आसमान को चीरती हुई रोशनी जमीन पर गिरी। उस रोशनी में इतनी ताकत थी कि जितने भी बुरे लोग वहां थे उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाए और मोम की तरह पिघल गए। फिर से शहर रंगों से भर गया। दुल्हन का जोड़ा लाल हो गया। ढोल शहनाई बजने लगी। यशोधन ने देखा वो प्रकाश एक दिव्य महात्मा का था। महात्मा ने यशोधन को बताया कि यशोधन को अब से सावधान रहना होगा और अपनी रक्षा के लिए देश के विभिन्न कोने से सोना जमा करके 12 पुतले बनाने होंगे। उन 12 पुतलों का रंग रूप बेहतरीन होना चाहिए और जब कभी यशोधन पर मुसीबत आएगी तो ये 12 पुतले ही होंगे जो यशोधन को बचने में मदद करेंगे। इतना कहकर महात्मा चले गए और यशोधन का सपना टूट गया। बस उसी पल यशोधन ने ये 12 पुतले बनवा दिए। लेकिन ध्रुव को एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी। इन 12 पुतलों के अलावा कमरे में थोड़ा बहुत सोना और कुछ चांदी के बर्तन पड़े थे, पर इतनी सी चीज के लिए कोई सालों तक अपनी कब्र को क्यों एक रहस्य रखेगा, लोगों की नजरों से छिप कर रहेगा। ध्रुव पुतलों के बारे में सोचे ही जा रहा था कि तभी ओजस ने ध्रुव का ध्यान बटोरते हुए कहा, तुमने कुछ देखा ध्रुव? ये सारे पुतले एक जैसे दिख रहे हैं। इनका चेहरा भी सेम है। क्या पता ये सारे पुतले महाराज यशोधन के ही हों? मुझे तो लगता है इन सबको एक ही गोल्ड से बनाया गया है। पर उस समय में गोल्ड थे क्या? ओजस का सवाल सुनकर ध्रुव ने पुराने जमाने में गोल्ड से पुतले बनाने का प्रोसेस समझाते हुए बताया। पहले के जमाने में पुतला एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए जहां पुतला बनाना होता था वहीं पर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था और जब प्लेटफॉर्म कच्चा होता तब जिस साइज का पुतला बनाना होता था उस साइज के आदमी को उस गीले प्लेटफॉर्म के मध्य में सुला देते थे। फिर उसी इंसान के शेप को मार्क करके गड्ढा बना लेते थे।
फिर उस गड्ढे में सोना, चांदी या धातु, जिस भी मेटल का पुतला बनाना होता था, लोग बना लेते थे। और जब एक बार पुतले के ढांचे के अंदर भरा मेटल सूख जाता था तो आसपास का प्लेटफॉर्म तोड़ देते थे और पुतला तैयार हो जाता था। और फिर उस पुतले पर कलाकार अपनी कलाकारी दिखाकर नाक आंख बना देता था। ध्रुव की बात सुनकर ओजस एकदम इंप्रेस हो गया। क्या बात है ध्रुव, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। ओजस की बात सुनकर ध्रुव हंस पड़ा। उसने ओजस को बताया कि जब भी उसे फ्री टाइम मिलता है तो वो इंटरनेट से ऐसी कई जानकारी पढ़ता रहता है, क्योंकि उसके हिसाब से इंटरनेट का सही उपयोग किया जाए तो इंटरनेट आपका बेस्ट फ्रेंड और गाइड बन सकता है। ओजस ने ध्रुव के लिए ताली बजाई और दोनों वहां से आगे बढ़ गए। कुछ देर चलने पर ध्रुव और ओजस के सामने एक दरवाजा आ गया। अजीब बात यह थी कि इस दरवाजे का रंग पानी जैसा हल्का नीला, हल्का हरा और कभी एकदम सफेद। इतना ही नहीं, दरवाजे के आसपास पानी के बहने की आवाज भी आ रही थी। तभी अचानक से ध्रुव के दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं ये दरवाजे पंच महाभूत के कॉन्सेप्ट पर बेस तो नहीं? जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, क्योंकि पुराने समय से माना जाता है कि हमारा शरीर और ये समस्त ब्रह्मांड इन 5 तत्वों से बना हुआ है। तो हो सकता है कि यशोधन महाराज की कब्र तक पहुंचने का रास्ता भी इन 5 तत्वों से बने किसी एक दरवाजे से गुजरता हो। ध्रुव की बात सही थी, लेकिन अब सवाल था कि इन 5 तत्वों में से कौन सा दरवाजा होगा जो यशोधन की कब्र तक जाता होगा। स्वाभाविक था, पहला रक्त चंदन वाला दरवाजा तो निकल गया था। अब बचे थे 4 दरवाजे। ध्रुव और ओजस ने मिलकर तय किया कि वो दोनों पहले मिलकर देखते हैं कि चारों दरवाजे कैसे हैं और कहां हैं। ध्रुव और ओजस चलते हुए एक दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे का रंग देखकर ही पता चल रहा था कि ये दरवाजा अग्नि तत्व का है। जैसे ही ध्रुव और ओजस ने दरवाजा खोला, आग की लपटों ने दोनों को चौंका दिया। दरवाजे के भीतर एक गहरा गड्ढा था और चारों तरफ से लावा निकलकर उस गड्ढे में जमा हो रहा था। अगर इस दरवाजे में प्रवेश किया तो 2 मिनट के भीतर हड्डियां गल जाने की पूरी गारंटी थी। ध्रुव और ओजस दोनों ने दरवाजे को एक झटके के साथ बंद कर दिया और आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर एक और दरवाजा नजर आया। उस दरवाजे का रंग काला था। काले रंग को देखकर ध्रुव को फिर से परम तेज की कही हुई बात याद आई, ये दुनिया पूरी काली है। ध्रुव ने एक उम्मीद के साथ दरवाजा खोला तो उसे सामने एक रास्ता दिखाई दिया। ऊपर से पानी के बहने की आवाज भी सुनाई दी। पता नहीं ध्रुव को क्या हुआ, उसने दरवाजे में कदम रख दिया। ओजस ध्रुव को देखता ही रह गया। बिना कोई चर्चा किए ध्रुव ने दरवाजे में एक कदम रख दिया और अब वो ध्रुव को रोक भी नहीं सकता था। वैसे भी ओजस के पास 1 साल से ज्यादा जिंदगी तो थी नहीं, इसलिए ओजस ने भी ध्रुव के साथ दरवाजे में कदम रख ही दिया। दोनों थोड़ा ही आगे चले होंगे कि उन्हें एक ब्रिज दिखाई दिया और ब्रिज के नीचे से एक नदी बह रही थी। वो नदी दिखने में काली थी, पर वो काला पानी चमकता हुआ पानी था। ध्रुव ने देखा नदी का पानी अपने किनारे को छूकर भी किनारे को छू नहीं रहा था, मतलब कि ये पारत की नदी थी। इसलिए रूखड़ पर्वत के पेड़ के पत्ते सूखे हो गए थे। ध्रुव ओजस को पूरा मामला समझाता उससे पहले तो ब्रिज टूट गया और दोनों नीचे नदी में जा गिरे। उसी समय दोनों के सर किसी पत्थर से जा टकराए। ध्रुव को एक पल के लिए लगा कि शायद उसने गलत दरवाजे में एंट्री कर ली, पर अब तो जो होना है होकर रहेगा। ओजस और ध्रुव दोनों बेहोश हो गए और पता नहीं नदी का पानी उन्हें कहां बहा कर ले गया। जब ध्रुव ने अपनी आंखें खोली तो ध्रुव की आंख फटी की फटी रह गई। वो एक शानदार रंग भवन में आ गया था। महल की छत पर कांच लगे हुए थे। कांच के बड़े बड़े झूमर चमक रहे थे। सुंदर रंग से दीवारें रंगी हुई थी। सुंदर नक्काशी किया हुआ सिंहासन, क्या कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा के खास कमरे में दोनों आ पहुंचे थे। शायद ये वही जगह थी जिसकी दोनों को तलाश थी और अब उन्हें ढूंढना था प्राण पूरक मणि।
ध्रुव और ओजस ने प्राण पूरक मणि की तलाश शुरू कर दी, मगर कमरे में कहीं पर भी महाराज यशोधन की कब्र या उनका ताबूत नजर नहीं आ रहा था। बस एक सिंपल सा सिंहासन रखा गया था। बात साफ थी, कब्र बनाने वाले ने इस रंग महल जैसे कमरे में महाराज यशोधन के बैठने के लिए एक बड़ा सा आसन बनाया था, जो वो मरने के बाद भी बैठकर रिलैक्स कर सके। पता नहीं, पर अचानक से ओजस को क्या हो गया। उसने वो आसन को देखा और उस पर बैठने के लिए तैयार हो गया। ध्रुव को जब ये बात पता चला तो उसने ओजस को सिंहासन पर बैठने से मना करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो ओजस? तंत्र विद्या का पहला नियम है कभी भी किसी राजा के सिंहासन पर बैठने से पहले उनकी परमिशन लेना, वरना ये राजद्रोह होता है। तुम पर बगावत का और राज सिंहासन पर बुरी नजर डालने का आरोप लगाया जा सकता है। ध्रुव की बातों ने ओजस की आंखें खोल दी। वैसे भी इस आसन पर बैठने का एक और खतरा भी था, क्या पता आसन में कोई मैकेनिज्म लगाया गया हो और जैसे ही कोई महाराज के सिंहासन पर बैठने की कोशिश करे कि सीधा पहुंच जाए यम के घर। ओजस ने ध्रुव को गले लगाते हुए कहा, मुझे सही समय पर बचाने का शुक्रिया, लेकिन यहां तो कोई कब्र नजर नहीं आ रही, तो अब क्या करें? ओजस की बात सुनकर ध्रुव ने दूर एक रूम को दिखाते हुए कहा, मुझे लगता है हमें उस रूम में जाना चाहिए। शायद वहां हमें वो ताबूत मिल जाए जिसके भीतर महाराज यशोधन के साथ साथ प्राण पूरक मणि भी रखा गया है। ध्रुव की बात सुनकर ओजस के चेहरे पर एक चमक आ गई। दोनों भागते हुए आखिरी कमरे में पहुंच गए। कमरे में प्रवेश करते ही ध्रुव और ओजस ने देखा, उनकी नजरों के सामने वो ताबूत था जिसमें महाराज यशोधन का शरीर था। दोनों भागते हुए जब ताबूत के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा ताबूत पूरा कांसे का बना हुआ था और ताबूत पर बाज और फिनिक्स का चित्र बनाया गया है। जैसे ही ध्रुव ने ताबूत को छुआ, उसी पल पूरे कमरे में हरी रोशनी फैल गई। कुछ सैनिक भागकर वहां आ पहुंचे। 2 वैद्य भागते हुए आए। मंत्री, संतरी, सूबेदार भी हाजिर हो गए और तभी एक गहरी और ऊंची आवाज आई, किसने हिम्मत की यहां आने की, वो भी मेरी इजाजत के बगैर? ध्रुव ने देखा तो एक इंसान मुंह पर मास्क लगाए काले कपड़ों में सिंहासन पर अदब के साथ बैठा हुआ था। स्वाभाविक था, वो महाराज यशोधन थे। तो क्या महाराज यशोधन जिंदा थे या फिर ये ध्रुव को हो रहा भ्रम था? क्या यशोधन की कब्र तक पहुंचने के बाद ध्रुव और ओजस प्राण पूरक मणि हासिल करने में कामयाब होंगे? और अगर हां तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए